स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th केमिस्ट्री, एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स, और ये है लेक्चर नंबर 9। हमें क्या क्या डिस्कस करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि कॉमन सोल्ट क्या होता है, कॉमन सोल्ट का प्रोडक्शन कैसे होता है, कॉमन सोल्ट क्या होता है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है और उसके यूजेस क्या क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे कास्टिक सोडा के बारे में, NaOH के बारे में, ये है क्या, सेम वही इसका प्रोडक्शन कैसे होता है और इसके यूजेस क्या क्या हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स में, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। लेकिन एडिशनली हम क्या पढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स जानते हैं, रैंडम फैक्ट्स और जनरल नॉलेज, जो कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया को पता होनी चाहिए अपनी कंट्री के बारे में, या फिर एक अवेयरनेस सिटीजन के तौर पर पता होनी चाहिए आपको वर्ल्ड के बारे में। फिर हम बात करेंगे आज ओजेड किस कंट्री को बोला जाता है और क्यों बोला जाता है। हम बात करेंगे कि IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, IPO, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे UNSC के बारे में, सॉरी UNSC नहीं, यूनिसेफ के बारे में बात करेंगे आज, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के बारे में। तो चलिए सिलसिलेवार ढंग से, जैसे वर्ड मैंने सीखा है, सिलसिलेवार ढंग से इन्हें देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन सोल्ट की, NaCl कॉमन सोल्ट। तो सबको पता है कि अपने घरों में जो नमक इस्तेमाल करते हैं वो NaCl है, लेकिन वो प्योरली NaCl नहीं होता। क्यों नहीं होता प्योरली NaCl? इसलिए नहीं होता क्योंकि थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है यहाँ पर, और वो जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह के। अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो फिर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी बॉडी की। तो इसलिए थायरोक्सिन हार्मोन बनना जरूरी है, और इसे बनाने के लिए चाहिए आयोडीन। इसलिए हम जो यूज करते हैं नमक या सोल्ट, वो यूज करते हैं आयोडाइज्ड सोल्ट। कौन सा सोल्ट यूज करते हैं? आयोडाइज्ड सोल्ट। ठीक है। तो NaCl, हम बात कर रहे थे NaCl की, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है। अब ये जो NaCl है वो बेसिकली हम जनरली यूज कहां करते हैं? फूड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। अब NaCl का बनाने का लेबोरेटरी मेथड क्या है? अगर सिंपली लेबोरेटरी में बनाना हो तो NaOH आपके पास प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपको पता है कि सोल्ट बनता कब है, जब बनता है सोल्ट, जब बेस और एसिड आपस में मिल जाते हैं तो सोल्ट बन जाता है और वाटर अलग निकल जाता है। तो NaOH ले लिया मैंने बेस, और HCl ले लिया एसिड। HCl से आया यहाँ पर Cl और NaOH से आया यहाँ पर Na, बन के आ जाएगा क्या? NaCl प्लस वाटर। ये है इसका लेबोरेटरी मेथड। अब NaCl का जो pH है, पावर ऑफ नाइट्रोजन, वो आपका 7 है। इसका मतलब ये जो NaCl है वो एक न्यूट्रल सोल्ट है। न्यूट्रल सोल्ट मतलब किसका pH 7 है? अरे तो उल्टा बोल रहे हो सर। तो आपको पता है ना कि ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, इसलिए बोल रहा हूं कि न्यूट्रल है। pH 7 क्यों है? इसलिए है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है। याद करो, हमने पढ़ा था जो सोल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बनेगा वो न्यूट्रल होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से वो एसिडिक होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से वो बेसिक होगा नेचर में। तो ये न्यूट्रल है नेचर में। कौन? NaCl। ये तो था इसका लेबोरेटरी मेथड। लेकिन बड़े स्केल पर हम NaCl जो प्राप्त करते हैं, क्योंकि NaCl अबंडेंस में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर, क्योंकि ये एक ऐसी जगह मिलता है जो कि पृथ्वी का 79% पार्ट कवर करती है, सॉरी 70% पार्ट कवर करती है। वाटर, सी वाटर के अंदर ये मिलता है। पहला सोर्स इसका ये है। वो 79 में कंफ्यूज हो गया था नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन की परसेंटेज है 79 और ऑक्सीजन की 21 अप्रोक्सीमेटली। अदरवाइज अदर गैसेस के लिए तो जगह ही नहीं बची। ठीक है। सी वाटर के बाद आता है अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स
ये अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स क्या है भाई, जमीन के थोड़ा नीचे मिलते हैं हमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स। ये कहां से आ गए यहाँ पर, वहां पर हजारों साल पहले पानी हुआ करता होगा, दैट इज सी, समुद्र होगा, लेकिन वो सूख गया है, तो इसलिए अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स की फॉर्म में मिलता है। कैसे हम इन्हें मतलब ऑब्टेन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, मतलब सोल्ट हमें मिलता कैसे है, पहले किससे, वाटर से, प्यूरिफाई तो बाद में करेंगे। सोल्ट मिलता है हमें इवेपोरेशन के प्रोसेस से, किससे, इवेपोरेशन के प्रोसेस से, हीटेड अप करना पड़ता है उसे सन से, और वो इवेपोरेट हो जाता है वाटर, और क्या बच जाता है, सोल्ट। लेकिन प्योर नहीं, इसमें और कुछ इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है, दूसरे सोर्स से प्रेजेंट होती है, उन्हें बाद में फिर हम अलग कर देते हैं। अब उसके बाद NaCl के यूजेस, मैंने आपको बताया था कि NaCl के 3 नाम हैं। क्या क्या नाम है NaCl के? NaCl का पहला नाम है कॉमन सोल्ट, दूसरा नाम है रॉक सोल्ट, और तीसरा नाम है टेबल सोल्ट। टेबल सोल्ट तो आप समझ गए क्योंकि भाई खाने में इस्तेमाल होता है तो टेबल पर तो रखा हुआ मिलेगा ही। कॉमन सोल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सोल्ट्स तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अबंडेंस में जो सोल्ट मिलता है वो है NaCl, इसलिए हमने इसे कॉमन सोल्ट बोला, और ये एक प्रोबेबल रीजन है। और दूसरे भी मतलब इसके रीजंस हो सकते हैं कि क्यों कॉमन सोल्ट इसे बोलते हैं। अब उसके बाद थर्ड है रॉक सोल्ट। रॉक सोल्ट आप समझ गए कि जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिलते हैं अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स की फॉर्म में, उन्हीं को हम बोलते हैं रॉक सोल्ट, इसलिए इसका नाम रॉक सोल्ट भी है। अब इसके यूजेस क्या क्या है? पहला जो इसका यूज है वो है एज अ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के तौर पर, मतलब कच्चे पदार्थ के तौर पर। ये जो है दूसरे केमिकल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे NaCl का इस्तेमाल करते हैं हम लगभग सभी केमिकल्स बनाने के लिए, NaOH कास्टिक सोडा बनाने के लिए, Na2CO3 वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, NaHCO3 बेकिंग सोडा बनाने के लिए, HCl बनाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन बनाने के लिए, सोडियम बनाने के लिए, हाइड्रोजन बनाने के लिए, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, ये सब बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, NaCl का एज अ रॉ मटेरियल। दूसरा फूड में तो इस्तेमाल ही होता ही है, फूड में हम इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं इसे, और ये हमारी बॉडी को चाहिए भी होता है। तो ये हो गए इसके कुछ यूजेस किसके, NaCl के। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं NaOH की तरफ। NaOH क्या होता है? NaOH होता है कास्टिक सोडा। क्या होता है? कास्टिक सोडा। देखो NaOH जो है वो किससे मतलब बनाते हैं, हम उसे NaCl से ही बनाते हैं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर लिखा भी था। तो NaCl कॉमन सोल्ट इसलिए भी कहलाता होगा क्योंकि NaCl इस सोल्ट से बहुत सारे सोल्ट्स का ओरिजिनेशन होता है, बहुत सारे सोल्ट्स हम इससे बना सकते हैं, इसलिए कॉमन सोल्ट है। आप समझे? दो रीजंस मैंने बता दिए प्रोबेबल। अब NaOH का प्रोडक्शन देख लेते हैं कि NaOH का प्रोडक्शन कैसे करेंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म मिलने वाला है जिसे हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन उसे हम बोलते हैं। थोड़ी आवाज तेज कर लेता हूं क्योंकि बाहरी एनवायरनमेंट की आवाज बढ़ रही है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? देखो NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो भी कंसंट्रेटेड, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। ये खाली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसी को भी ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे NaOH को बनाने के लिए? एक्वस कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि NaCl वाटर में डाल रखा है और कंसंट्रेटेड है NaCl, मतलब वाटर के अमाउंट कम है, ज्यादा वाटर मतलब अमाउंट में नहीं है। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर है, अगर डाइल्यूटेड होता तो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर है। तो ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करेंगे ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर से, तो हमें NaOH मिल जाएगा। यहां पर जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस पता ही चल रहा है, मतलब यहां पर अगर मुझे बताना हो कि NaOH का प्रोडक्शन कैसे होता है तो मैं पूरा स्टेटमेंट बता देता हूं। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मींस तोड़ना। वो इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास कराते हैं तो वो NaCl को ब्रेक कर देती है। क्योंकि NaCl आपको पता है वाटर में प्रेजेंट है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहां पर इस तरीके की रिएक्शन हो रही होगी। NaCl वहां पर है और वाटर भी वहां पर है, तो बन के क्या आएगा? NaOH बन जाएगा, प्लस क्लोरीन बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। ये वहां पर बन के आएंगे। अब आपको मैंने पहले ही समझा रखा है केवल एनोड का और कैथोड का। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्यों?
क्योंकि एनायन होता है नेगेटिव आयन, तो एनोड होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। याद रखने के लिए कैथोड होता है पॉजिटिव, सॉरी कैटायन होता है पॉजिटिव आयन, तो कैथोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये बताओ Cl नेगेटिव होता है कि Cl पॉजिटिव? Cl नेगेटिव होता है तो क्लोरीन जाएगा किस पर? पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पर। पॉजिटिव वाला कौन है? एनोड। तो क्लोरीन एनोड पर रिलीज होगा, हाइड्रोजन क्या होता है? H पॉजिटिव। ये कहां पर रिलीज होगा? ये कैथोड पर रिलीज होगा, क्योंकि कैथोड होता है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जबकि जो NaOH है वो कैथोड के पास ही आपका इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनता है NaOH बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous concentrated solution of NaCl, और खाली लिख दीजिए या फिर ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, अब NaOH का यूज देख लेते हैं कि NaOH के यूजेस क्या है। NaOH के यूजेस क्या है वो देख लेते हैं। देखो भाई, NaOH का जो पहला यूज है वो होता है सोप और डिटर्जेंट्स में। सबसे इंपॉर्टेंट सोप और डिटर्जेंट्स आप देखेंगे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन आगे, तो सोप बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो है आपका NaOH। सेकंड नंबर पर हम आते हैं पेपर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, जिस पर आप लिखते हैं। थर्ड, रेयन फाइबर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और एक होता है बॉक्साइट ओर। क्या होता है? बॉक्साइट ओर। ये तो आप शायद समझते होंगे कि ओर में और मिनरल में क्या फर्क होता है। ये जो मिनरल्स अर्थ में प्रेजेंट है, अर्थ से जिस फॉर्म में कोई भी मेटल मिल रहा है उसे बोलते हैं मिनरल, क्योंकि वो प्योर तो मिलेगा नहीं। अब उसे जब हम प्यूरिफाई करते हैं तो हमें मिल जाता है ओर, सॉरी गलत बोल दिया। और वो मिनरल है, ध्यान से सुनिएगा, मिनरल्स हैं अर्थ से प्राप्त हो रहे हैं, मुझे ऑब्टेन हो रहे हैं, और वो मिनरल होगा जिससे हम इजीली, मतलब आसानी से और प्रॉफिटेबली, कम खर्चे में मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाए। आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि क्या सभी मिनरल ओर्स हैं? नहीं, सभी मिनरल ओर्स नहीं है। मैंने बोला सिर्फ वे मिनरल्स ओर्स हैं जिनसे इजीली और प्रॉफिटेबली मैं मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। एक्सट्रैक्शन की क्या जरूरत आई? एक्सट्रैक्शन हॉलीवुड मूवी की बात नहीं कर रहा हूं। एक्सट्रैक्शन की क्या जरूरत आई? एक्सट्रैक्शन की जरूरत यह आई क्योंकि बताया ना कि अर्थ से इम्प्योर फॉर्म में मिलता है ना मेटल, उसमें बहुत सारे दूसरे जो कंपाउंड्स हैं जो कि उसमें मिक्स्ड होते हैं, तो वो खाली मेटल की फॉर्म में नहीं मिलता, कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है। तो ओर्स मिनरल्स हैं, हाँ सभी ओर्स मिनरल्स हैं, हाँ, लेकिन क्या सभी मिनरल्स ओर्स हैं? नहीं, मिनरल्स वे ओर्स हैं जिनसे इजीली और प्रॉफिटेबली हम मेटल को अलग कर सकें। तो बॉक्साइट ओर से हम क्या प्राप्त करते हैं? एल्यूमिनियम। तो यहां पर भी हम NaOH का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था NaOH का यूजेस। NaOH का पूरा काम खत्म। अब आपका जिसके लिए आप बेसिक आए थे वो आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है ओजेड के बारे में। ओजेड कौन सी कंट्री का नाम है? अगर आपको पता है तो प्लीज लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और रीजन भी। तो देखो, ओजेड बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को। कहीं न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में कहीं भी दिख जाए आपको तो ओजेड का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, मतलब ओजेड रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया को। देखो, जैसे इंडिया के कोई लोग हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? इंडियन। अमेरिका के अमेरिकन्स, ऐसे ऑस्ट्रेलिया वालों को ऑस्ट्रेलियंस। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन बॉय है तो उसे हम ओस बोल सकते हैं, और जो ऑस्ट्रेलियन गर्ल है उसे हम ओसी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जब आप ओस ओसी को प्रोनाउंस करोगे फनी वे में, आप बाकी गूगल पे देख लीजिएगा सर्च करके, फनी वे में जब आप प्रोनाउंस करते हो तो ये ओजेड की तरह लगता है, ऐसा लगता है जैसे ओजेड बोल रहे हो, ओजेड ओजेड। तो ये ओजेड इसलिए ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। तो एक इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम ओजेड बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ये फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आजकल न्यूज़पेपर्स, प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर भी इसे इस्तेमाल करने लगे हैं। ठीक है, ओजेड के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। अब उसके बाद आते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपने सुना होगा वेदांता का नाम। वेदांता के हॉस्पिटल्स भी हैं और वेदांता माइनिंग भी करता है। वेदांता का नाम आपने सुना है। वेदांता आईपीओ जो मैं समझाने वाला हूं ना, इसका बिल्कुल उलट कर रहा है वेदांता फिलहाल। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है आईपीओ। ये क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मान लो कोई कंपनी है वो प्राइवेट है, मतलब कुछ ही लोगों के हाथों में उसका बिजनेस है, उसके पैसे हैं, कहां उन्हें खर्च करना है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। सारी मतलब स्टेक होल्डर नहीं है, उन्हीं के पास सब कुछ है, डिसीजन मेकिंग पावर सब कुछ उन्हीं के पास है। तो अगर वो कंपनी प्राइवेट से पब्लिक होना चाहती है, मतलब लोगों को भी चाहती है कि वे लोग भी उसमें हिस्सेदारी करें कंपनी में,
उसी को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए ऑफर किया जाता है पब्लिक को। क्या ऑफर किया जाता है पब्लिक को? कि आके आप शेयर खरीदें हमारी कंपनी के। जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है ना, मतलब उसे लिस्टेड करवाया जाता है, तो लोगों को शेयर खरीदने के लिए जो बोला जाता है, मतलब जो वो प्रोसेस है, उसी को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। कि लोगों को ऑफर कर रहे हैं कि शेयर खरीदो आप हमारी कंपनी में। अगर कोई प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, ठीक है, वो पब्लिक बन जाती है, फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन। अब वेदांता क्या कर रहा है? वेदांता उल्टा कर रहा है। उसे शेयर मार्केट से कोई इतना फायदा नहीं हो रहा। वैसे तो 31,000 करोड़ का उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और उसके शेयर्स की वैल्यू ऊपर भी जाती रहती है, नीचे भी, लेकिन ऊपर नीचे इतना फायदा नहीं हो रहा जितना रिलायंस जियो या रिलायंस इंडस्ट्रीज दे रहा है अपने शेयर होल्डर्स को, उतना वे नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, वैसे भी बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब सिस्टम में फंस गए। तो उन्होंने सोचा है कि हम डिलिस्ट करेंगे अपनी कंपनी को शेयर मार्केट से, ठीक है। तो वे इसका बिल्कुल उलट कर रहे हैं। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद आता है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसे हम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड भी अब बोलने लगे हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर फेमस क्या है? यूनिसेफ। अब जो यूनिसेफ है ये कब फाउंड किया गया था? ये फाउंड किया गया था दिसंबर 1946 में, ओके। और इसके कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 190 कंट्रीज। इंडिया के अंदर कब आया? 1949 के अंदर। इसे नोबेल पीस प्राइज कब मिला? 1965 के अंदर। इंडिया ने इसे कोई प्राइज दिया है? यस, इंदिरा गांधी पीस प्राइज कब दिया? 1989 के अंदर। यूनिसेफ 3 बिलियन वैक्सीन्स, 3 बिलियन वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराता है बच्चों को। 3 बिलियन का मतलब है 300 करोड़ वैक्सीनेशन ये कराता है यूनिसेफ। बहुत बड़ी संस्था ये है। और ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ही बनाई गई थी। आपको पता है वर्ल्ड वॉर सेकंड में या कुछ भी हो इस पूरी दुनिया में, कुछ भी अत्याचार हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, कुछ भी हो, बच्चे और औरतें, इन्हीं पर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और आप जानते हैं क्यों पड़ता है? हम मैं नहीं है आदमी जिनकी वजह से ये है कि औरतें आज इतनी बुरी कंडीशन में। आप खुद सोचिएगा, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं अपना ओपिनियन नहीं रख सकता, लेकिन आप सोचिएगा। अच्छा, आप खुद आंसर दीजिएगा कि ऐसा क्यों है कि ज्यादा वल्नरेबल विमेन और बच्चे ही हैं। तो पढ़ाई करते रहिए।